स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। चुनाव आयोग की फुल बेंच आज पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर है। चुनाव आयोग यहां सुरक्षा व्यवस्था के जायजे के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों की शिकायत भी सुनेगी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में चुनावी हलचल जोरों पर है। डीएमके और डीएमडीके ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे पुदुचेरी में कौन से नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। दूसरे दौर के पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव आयोग की फुल बेंच सुरक्षा व्यवस्था का लेगी जायजा। पार्टियों की शिकायतें भी सुनेगी टीम। दूसरे दौर के लिए बंगाल में प्रचार तेज। सोनिया गांधी ने चुनावी रैलियों में लगाए टीएमसी पर कई आरोप। वर्धमान में विरोधियों पर खूब बरसी ममता बनर्जी। तमिलनाडु में डीएमके की सूची जारी। करुणानिधि तिरुवरूर तो स्टेलिन कोलाथूर से लड़ेंगे चुनाव। डीएमडीके ने भी जारी की 40 उम्मीदवारों की लिस्ट। पुदुचेरी में कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति। पीडब्ल्यूएफ ने गठबंधन की सीटों का किया ऐलान। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों के साथ, जहां दूसरे दौर के चुनाव से पहले चुनाव आयोग की फुल बेंच आज राज्य के दौरे पर है। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति और ओपी रावत शामिल हैं। आयोग राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील गुप्ता समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग पहले दौर के बाद हुई शिकायतों पर भी जोर देगा। 11 अप्रैल को हुए मतदान के बाद राज्य में कई जगह हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सभी बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ आयोग से शिकायतें दर्ज कराई थी, जबकि चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग की गई थी। इसके साथ साथ बीजेपी की शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को भी निष्पक्ष न होने के आरोप में हटाया गया था। राज्य के एक दिन के दौरे पर आई चुनाव आयोग की ये फुल बेंच कोलकाता में सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात करके तैयारियों का जायजा भी लेगी। राजधानी में आयोग की ये टीम जिला मजिस्ट्रेट, डीजीपी, एसएसपी और प्रमुख सचिव से भी मुलाकात करेगी। दूसरे दौर के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसमें पूर्वी पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 56 सीटों पर मतदान होना है। और इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। सिलीगुड़ी में मौजूद है हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी, उनका रुख करेंगे। प्रणव, हम जानते हैं जब से चुनाव शुरू हुआ, पहले दौर के 2 चरण हुए, उसके बाद से ही जिस तरह शिकायतों की झड़ी लग रही है पश्चिम बंगाल में, झड़पें हो रही हैं आपसी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा ऑब्जर्वर तैनात नहीं रहते बूथों पर। इसे देखते हुए चुनाव आयोग के इस दौरे को कितना अहम माना जाए? देखिए, उसी सिलसिले में है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग को शिकायतें मिल रही थी लेफ्ट के नेताओं की तरफ से भी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी, और बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल भी लगातार मिल रहे थे चुनाव आयोग से, और वो बार बार इस बात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है इस पर संदेह न खड़ा हो जाए, क्योंकि इसके पीछे कारण भी थे कि कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां से खबरें आ रही थी कि पूरी मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे तथ्य भी मिले चुनाव आयोग को जहां पर कि इन शिकायतों में कहीं ना कहीं कोई सच भी नजर आया। हमने खुद ने भी देखा कि कई पोलिंग स्टेशन पर ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जहां ईवीएम काम नहीं कर रहे थे, या फिर 6 बजे के बाद भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं थे, जबकि ईवीएम मशीन तब तक मतदान केंद्रों पर ही रखे गए थे। ये काफी सारी वजह थी, और जो शिकायतें यहाँ भी मिल रही थी कि जो पश्चिम बंगाल के जो सरकार से जुड़े जो अधिकारी जो कि पोलिंग की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वो कहीं ना कहीं उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग इस एक दिन के दौरे पर आएगा। वो देखेगा कि किस तरह से सुरक्षा को मजबूत किया जाए, कैसे इस पूरी मतदान प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जाए, और साथ में ये भी देखेगा कि जहां पर मतदान कहीं ना कहीं संदेह खड़े करता है, जैसे बहुत ज्यादा मतदान हो, 90% से ज्यादा, या बहुत कम मतदान हो, वहां उसकी जांच हो और जरूरत पड़े तो दोबारा रिपोलिंग की जाए। ऐसे सब कारण है जिसकी वजह से चुनाव आयोग से समीक्षा करने के लिए कोलकाता आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है चुनाव आयोग की, और जिस तरह की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से चुनाव के दौरान सुनने में आ रही हैं, ऐसे में आज
दौरे के बाद किस तरह के निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाते हैं, तैयारियां की जाती हैं, इस पर नजरें सबकी रहेंगी। बहरहाल पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सीपीएम और बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में आपत्ति जाहिर की है। पहले दौर के दोनों हिस्सों के चुनाव में इन पार्टियों ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि वो चुनावी गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संदीप सक्सेना को हटाने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी अगुवाई में चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान कराने में अब तक नाकाम रहा है। सिलीगुड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहले चरण में भारी संख्या में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की खबरें आईं, लेकिन मीडिया में छपने के बाद भी चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे मामले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग टीएमसी के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल में 2 जगह चुनाव प्रचार किया। बीरभूम और मालदा की रैलियों में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। कभी कांग्रेस कुनबे का हिस्सा रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य में 2 चुनावी सभाओं में ममता बनर्जी सरकार की खूब आलोचना की। मालदा की रैली में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। उन्होंने ममता सरकार को वादा खिलाफ बताया। जो लोग माँ माटी और मनुष्य का नारा लगाते हैं, आज उनके राज में यहाँ मेरी प्यारी बहनें बेहाल है, माटी सूख गई है और मनुष्य बेरोजगार। सोनिया गांधी ने टीएमसी और बीजेपी के बीच सांठगांठ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के खिलाफ दोनों पार्टियों का एक जैसा रवैया है। अपने आलोचकों को खामोश करने के लिए धन, बल और बहुबल का जैसा इस्तेमाल दीदी करती है, कांग्रेस सरकारों को गिराने के लिए वैसे ही चाले प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं। सोनिया गांधी के यही तेवर बीरभूम में भी बरकरार रहे। यहाँ भी उनके निशाने पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ रही है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बर्धमान जिले के पूर्वस्थली में टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। ममता ने विकास और राज्य में शांति बनाए रखने के नाम पर जनता से टीएमसी को वोट देने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता ने केंद्र सरकार पर राज्य के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस और सीपीएम पर तीखे प्रहार करते हुए ममता बनर्जी का कहना था कि पश्चिम बंगाल की बदहाली के लिए यही दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। लेफ्ट के 34 साल के राज में उन्होंने राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेला। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए ममता बनर्जी का कहना था कि पिछले 5 साल से बंगाल को वापस विकास के ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही है और बिना केंद्र के समर्थन के राज्य सरकार विकास के काम पर तेजी से बढ़ रही है। दशक भर पहले टाटा नैनो पूरे देश में चर्चा का मुद्दा थी और नैनो के साथ सिंगूर भी देश भर की सुर्खियों का कई दिनों तक हिस्सा रहा। सिंगूर में मतदान में अभी 2 हफ्ते का समय है, लेकिन आज भी जमीन अधिग्रहण का पुराना मुद्दा मतदाताओं के दिलो दिमाग में ताजा है। दस साल पहले शिवशंकर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और टाटा की नैनो कार फैक्ट्री में काम करने लगे। फैक्ट्री बंद हो गई तो नौकरी भी हाथ से निकल गई। अब ना नौकरी है और ना ही डिग्री। शिवशंकर नए सिरे से करियर की संभावना तलाश रहे हैं। फैक्ट्री बंद होने का उन्हें दुख है और बेहतरी की उम्मीद बेहद धुंधली। सिंगूर के आम आदमी के बारे में कोई किसी ने भी नहीं सोचा। उधर जो रूरल पार्टी है बोले जो भी अपोजिशन पार्टी है, कोई नहीं सोचा। बस वो लोग पॉलिटिक्स करते गए और हम लोग सफर होते रहे। अब जो सिंगूर का जो कंडीशन हो गया, कोई भी पार्टी यहाँ पे नया फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ये ऐसे एक मतलब कोर्ट में जब ये चला गया ना ये केस, तो अब नहीं होगा। शिवशंकर जैसे दर्जनों युवाओं को उम्मीद थी कि टाटा कार फैक्ट्री से इलाके का विकास होगा और उनके दिन सुधरेंगे,
कई किसानों ने मर्जी से जमीन दी, कुछ को मुआवजा मिला और कुछ को नहीं। लेकिन जिस उम्मीद से जमीन किसानों ने दी, वो उम्मीद भी फैक्ट्री के साथ ही दब गई। किसानों की जमीन आज भी पड़ती पड़ी हुई है और मामला कोर्ट में लंबित है। শিল্পের জন্য তো জমি দিয়েছি, যাতে কারখানা হয় সেই জন্য জমি দিয়েছিলাম। তো तो आपको मुआवजा ठीक मिला? টাকা মিল গিয়া, কিন্তু জমিতে দেওয়া থা যে কারখানা হোনা সেই, কিন্তু কারখানা তো হলো না। তা ক্ষতির জমিটা চলে গেল। তো টাকা তো আমার দরকার ছিল না, ও টাকা পেয়েছি, ঘর দর বানিয়ে নিয়েছি। अब पैसा खर्च हो गया? হ্যাঁ, সব তো খরচা হয়ে গিয়া। এখন আর টাকা পয়সा কোথায়? कंपेंसेशन लिए हमारा लड़ाई नहीं था। हम लोग ऐसा बात बोला, ये उर्वर जमी फार्टाइल लैंड, ये लैंड ये एक मैंने खाद्य सुरक्षा खाद्य भांडार है। आप लोग आगे बारो, ওখানে এক ফসলি জমি পতি জমি আছে, সেখানে ইন্ডাস্ট্রি লাগাও। सिंगूर आंदोलन ने ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन को मजबूत किया, लेकिन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ी टीएमसी अब इंडस्ट्री लाने के वादे और जतन करती दिख रही है। Industrialization may create opportunity of employment, but that is another thing. But those cultivators who are giving their lands forever, they are to be properly inhabited. That was not done. So Mamata Banerjee protested. Mamata Banerjee is now for industrialization. वाम पार्टियों का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले इंडस्ट्री वापस आएगी। वो तो बुद्धदेव भट्टाचार्य कुछ दिन आगे सिंगूर में आया था, वो बोला फर्स्ट काम होगा सिंगूर में इंडस्ट्री हम बनाएगा। इधर से तो कारखाना चला नहीं जाना चाहिए, कारण 85% फार्मर्स जब एग्रीड। पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और मुआवजे के नाम पर किसानों को 2000 रुपए महीना और 16 किलो चावल मिलता है। सियासत किस हद तक लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है, अगर ये देखना हो आपको तो आप सिंगूर आइए। वाम दल की सरकार ने यहाँ टाटा की कार फैक्ट्री लगवाई, ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, आंदोलन किया और काम बंद हो गया। अब एक दशक गुजर जाने के बाद न फैक्ट्री है, न नौकरी है और न विकास। और तो और वो दोनों तरह के किसान परेशान हैं, एक वो जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जमीन दी और वो जो इन्होंने नहीं दी। और इस बार का विधानसभा चुनाव भी लगता नहीं इन लोगों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ रहा है। सिंगूर से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने 173 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कई नए चेहरों के साथ पूर्व विधायकों, मंत्रियों को भी टिकट दिए हैं। पार्टी कोषाध्यक्ष एम के स्टालिन कोलाथूर से किस्मत आजमाएंगे। पार्टी की तरफ से जारी हुई लिस्ट के मुताबिक पार्टी के नए चेहरे सिमला मुथु चोजन को आर के नगर सीट से मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ उतारा गया है। पूर्व विधानसभा स्पीकर अवयुधियप्पन को अंबासमुद्रम से और डिप्टी स्पीकर वीपी दुरईसामी को रासीपुरम से टिकट दिया गया है। राज्य में मंत्री रह चुके दुरईमुरुगन को कतपड़ी, ईवी वेलु को तिरुवन्नामलाई, के पोनमुदी को तिरुकोविलूर से टिकट दिया गया है, जबकि चेन्नई के पूर्व मेयर एम सुब्रमण्यम को सदापेट और एन नेहरू त्रिची उत्तर सीट से मैदान में होंगे। हालांकि पार्टी पहले से ऐलान कर चुकी है कि डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि लगातार दूसरी बार अपनी गृह क्षेत्र तिरुवरूर से चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में डीएमके जहां 173 सीट पर दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं गठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस 41, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग 5, एमएमके 5, पीटी 4, मक्कल डीएमडी के 3, जबकि 3 अलग अलग सीटें दूसरे छोटे दलों को दी गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमडीके ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। विधानसभा में पार्टी के उपनेता अलगापुरम आर मोहनराज को सेलम पश्चिम और विधायक पार्थसारथी को वीरुगंबक्कम से टिकट सौंपा गया है। इन्हीं सीटों से मौजूदा दोनों ही विधायक भी हैं। इसके साथ साथ पार्टी पदाधिकारी के गीता गुम्मीदीपुंडी से, जबकि पार्टी कोषाध्यक्ष AR इलांगोवन ओमलूर से चुनावी मैदान में हैं। डीएमडीके ने चुनाव के लिए पीडब्ल्यूएफ के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत डीएमडीके 104 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी,
गठबंधन ने डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया है। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सत्ताधारी एआईएडीएमके पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने जयललिता सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। एआईएडीएमके के साथ साथ बीजेपी ने डीएमके और कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों पर भी कई सवाल उठाए। बीजेपी ने खुद को तमिलनाडु के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प करार दिया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनडीए तमिलनाडु को विकास की पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लिहाजा जनता को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु की जनता को अपील करने आया हूं कि 50 साल के बाद आप चुनने का काम करिए, निकालने की राजनीति से मुक्त होकर तमिलनाडु की जनता चुनने का काम करे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है उसको चुनने का काम करे। और हमारे साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन जुड़े हैं, हम उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अगर पहले अमित शाह की ही बात की जाए, हम जानते हैं एक नरम रुख बीजेपी रखती आई है जयललिता के लिए, लेकिन इस तरह से मुखर होना और जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का गणित आप समझ रहे हैं, किस तरह का नफा नुकसान समझ रहे हैं आप देखकर? क्योंकि हम जानते हैं कि ये नफा नुकसान संसद से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। निश्चित तौर पे जब अमित शाह से यह सवाल पूछा गया प्रीति कि आपका तो राज्यसभा में और पार्लियामेंट में आप लोग एक तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो अमित शाह एक तरीके से झेपे और उन्होंने बोला कि वहाँ मुद्दा आधारित समर्थन और विरोध चलता रहता है, तो एआईएडीएमके के साथ वहाँ मुद्दा आधारित सहयोग चल रहा है। तो एक तरीके से कहें कि तमिलनाडु में बीजेपी ने अपनी जो गोटियां बिछाई वो गोटियां बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। उनके पास गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में पहले 3 महत्वपूर्ण पार्टियां थी तमिलनाडु की, तमिल महिला कांग्रेस, पीएमके और उसके अलावा 1-2 और पार्टियां थी। लेकिन बीजेपी के लोगों पर आरोप है उन पार्टियों का कि बीजेपी जब पावर में आई केंद्र में, उसके बाद बहुत ही एरोगेंट हो गए वे लोग, और वे लोग बिल्कुल तमिलनाडु में एक भी एनडीए के एलाइज के साथ एक भी बैठक नहीं की। ये वित्त मंत्री आए, अरुण जेटली आए, उन्होंने किसी अपने एलाइज से बैठक नहीं की, मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी अपने गठबंधन के किसी भी लोगों से मुलाकात नहीं की। तो आज स्थिति यह है कि बीजेपी तमिलनाडु में बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रही है। और ये जो अमित शाह बोल रहे हैं उसको लोग मान रहे हैं कि एक तरीके से सामान्य जो पोस्चरिंग होती है चुनाव के समय, अगर आप विरोधी दल के हैं तो आप निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। लेकिन आप इसके पहले याद कीजिए, वेंकैया नायडू जब यहाँ आए थे, वेंकैया नायडू ने आकर कहा कि हमें यहाँ के चीफ मिनिस्टर से कोई समस्या नहीं है, जबकि पीयूष गोयल लगातार कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि यहाँ सैंड माफिया, यहाँ लिकर माफिया काम कर रहा है। तो बीजेपी के बारे में पूरे तमिलनाडु में एक तरह के भ्रम की स्थिति है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। बीजेपी महज यहाँ अपना प्रेजेंस थोड़ा सा दिखाना चाहती है। लगता नहीं है कि बीजेपी अपने आप को पावर लेने वाली पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर पाई है। ठीक है। अगर हम लिस्ट की अब बात करें, डीएमके और डीएमडीके की जो लिस्ट आई है, हम देख रहे हैं डीएमके ने नए पुराने चेहरों दोनों को तवज्जो दी है। आप इन दोनों लिस्ट में क्या खास देख पा रहे हैं? ना, निश्चित तौर पे डीएमके ने जो लिस्ट दी है उसमें 60% नए चेहरे हैं, और वो नए चेहरों को अब अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, उसमें सीनियर एडवोकेट्स हैं, उसमें मैनेजमेंट के लोग हैं, उसमें आईटी के लोग हैं। एक तरीके से कहें तो तमिलनाडु का जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से औद्योगिक विकास हुआ है, नॉलेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तमिलनाडु का विकास हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली यह लिस्ट है। अब देखना यह होगा कि एआईएडीएमके ने इसके पहले जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में हालांकि वैसे ही लोग हैं जो पुराने उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन डीएमके की लिस्ट में कार्यकर्ता के अलावा जो कार्यकर्ता से संबंधित, जो संगठन से जो जुड़े हुए लोग थे, उनको दिया गया है। लेकिन जयललिता का जादू एक तरीके से कहें कि इस तरीके का है, बहुत सारे सामान लोगों को दिए गए हैं, घरेलू सामान पिछले 5 सालों में। तो उसमें यह जो नई लिस्ट है, डीएमके की नई लिस्ट, कितना मुकाबला कर पाएगी यह देखना रोचक होगा। और जहां तक डीएमडीके की बात है, तो डीएमडीके एक तीसरे गठबंधन के रूप में यहाँ इमर्ज किया है, और तीसरा गठबंधन अभी जो सीपीआई, सीपीएम, डीएमडीके, वाईको की पार्टी, ये सारे मिलके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरी ध्रुव बने। लेकिन खास बात यह है कि विजयकांत अभी भी विरोधी दल के नेता थे यहाँ, और इस तरह से कहें कि उनका एक अच्छा प्रभाव रहेगा इस आगे आने वाले चुनाव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए।
और तमिलनाडु में अब नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले गठबंधन का गणित वहां साफ नहीं हो रहा है। बीजेपी को छोड़कर तकरीबन सभी पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी इसके लिए पूरी तरह जुटी हुई है। गठबंधन के मामले में अलग थलग पड़ी बीजेपी लगातार कई पार्टियों को साथ लाने की कोशिश में जुटी है। डीएमडी के प्रमुख विजयकांत से पार्टी ने फिर अपील की है कि वो 2014 लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन डीएमडीके ने वाइको की अगुवाई वाले पीपुल्स वेलफेयर फ्रंट यानी पीडब्ल्यूएफ के साथ गठबंधन का पहले ही ऐलान कर दिया है। पीडब्ल्यूएफ विचारधारा के स्तर पर बीजेपी के उलट है। Previously, when 2014 combine was made, when alliance was formed, there was no any confusion between the DMDK cadres, and they very cordially worked with BJP cadres. But now, because they aligned with the People Welfare Front, there is confusion among the DMDK and the split of the party, which didn't happen when we formed an alliance with the BJP. तमिल मनीला कांग्रेस के साथ भी बीजेपी की बात चल रही थी, लेकिन टीएमसी ने पीडब्ल्यूएफ का हाथ थाम लिया। यानी 2014 लोकसभा चुनाव में सहयोगी रहे विजयकांत और वाइको ने बीजेपी से किनारा कर लिया। जानकारों का मानना है कि केंद्र में जिस तरह एआईएडीएमके और बीजेपी का तालमेल है, उसको देखते हुए पुराने सहयोगियों ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया। Even the small and sundry parties which had joined with it in the 2014 Lok Sabha elections, whether it is Vijayakant's DMDK or Vaiko's MDMK or Dr. Ramdas PMK or even some other smaller parties, they are not with BJP now, except a few very small parties. The reason is that the lack of inclusiveness of the top BJP leadership from Delhi and the absolute directionless of the behavior of the local BJP leaders here. सत्ताधारी एआईएडीएमके भले ही केंद्र में बीजेपी की मदद करे, लेकिन राज्य में वो गठबंधन के मूड में कतई नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव में 39 सीटों में से 37 सीटें जीतने के बाद एआईएडीएमके फिलहाल आत्मविश्वास से लबरेज है, जबकि कांग्रेस ने डीएमके से हाथ मिला रखा है। Not too long ago, CPI-CPM were in alliance talks with Amma in the parliament election, just before the parliament election. But today, where is the need? From 44.3% of the vote share that we achieved. We are going to the people, explaining to what we have done and how the present incumbent government had failed to deliver, to perform in the state. इस वक्त बीजेपी पूरी कोशिश में है कि वो एआईएडीएमके और डीएमके दोनों का विकल्प बनकर उभरे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति पर नजर रखने वालों को फिलहाल ये टेढ़ी खीर लग रहा है। 2014 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को लोकसभा की 1 सीटें प्राप्त हुई थी तमिलनाडु से, और इससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई है। लेकिन देखना यह है कि इस विधानसभा चुनाव में उतनी सीटें मिल पाती हैं, उससे ज्यादा मिल पाती हैं या उससे कम मिल पाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। और अब बात पुदुचेरी की। तमिलनाडु के बाद अब पुदुचेरी में भी डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 30 सीटों वाले पुदुचेरी में कांग्रेस 21 और डीएमके 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीते कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी, जिस पर बुधवार को मुहर लग गई। पुदुचेरी में कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीते चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 7 पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी, जबकि डीएमके 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 पर उसे जीत मिली थी। तमिलनाडु में भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। We arrived at a conclusion that Congress will contest in 21 constituencies and DMK will contest in 9 constituencies, along with other political parties, especially Indian Union Muslim League, then the other political parties which are also they are supporting us from outside, and especially in this election, the anti-incumbency factor of the ruling NR government is working very well, and whatever promises they have given to the people have not been fulfilled. पुदुचेरी में 5 सियासी दलों के गठबंधन पीडब्ल्यूएफ के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। 30 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन के तहत सीपीआई को सबसे ज्यादा 8 सीटें दी गई हैं। वीसीके 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम और एमडीएमके को 4 सीटें दी गई हैं, जबकि आरएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गठबंधन माहे और यनम में निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देगा। गठबंधन में सहयोगी डीएमडीके को राज्य की 4 सीटें दी गई हैं।
और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी CPI-ML ने पुदुचेरी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि पुदुचेरी की 4 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, जिसमें 3 पुदुचेरी और 1 कराईकल इलाके की सीटें हैं। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीट के लिए 16 मई को वोटिंग होनी है, जबकि 19 मई को वोटों की गिनती होनी तय है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।